हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 11th के रेगुलर क्लासेस का बैच। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11 लेक्चर्स डेमो के देख लिए थे, अगर आपको याद होगा तो अब हम लोग यहाँ से हमारा पूरा 11 का जो करिकुलम होगा उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, whoever is doing in the package, जो भी पैकेज सिलेक्ट कर रहा है, तो उन बच्चों को 11 के लेक्चर्स के साथ में सीए फाउंडेशन के भी लेक्चर मिलेंगे ऑफ बिजनेस लॉ सब्जेक्ट, और बाकी अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, इको हो गया। तो जो टॉपिक हमारा 11th में हो जाएगा तो उसका अकॉर्डिंग आपको एक टॉपिक कहां से मिल जाएगा, सीए फाउंडेशन से भी मिल जाएगा। ओके, बट वो जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएंगे वैसे वैसे वो लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आज से हम लोग ये दोनों की शुरुआत करेंगे। आज से आपको 11th के भी लेक्चर्स मिलने हैं, उसके साथ में बिजनेस लॉ का कंपल्सरीली लेक्चर मिलेगा। ओके, और दूसरी बात, अकाउंट्स में सपोज कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया जो सीए फाउंडेशन में भी है, तो वो टॉपिक सीए फाउंडेशन का भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहां से आपका काम अब बढ़ने लग जाएगा। ओके, बहुत फ्रीडम हो गई, बहुत मजे कर लिए आपने। अब इसके बाद यहाँ से अब आपको क्या करना है, पूरा हार्ड वर्किंग मोड पे आना है, कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा सा पढ़ाई के जोन में आना है। ओके, हार्ड वर्किंग जोन में आना है। अब यहाँ पे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बिजनेस लॉ सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, इसका रीजन मैं पहले भी दे चुका हूँ। रीजन इज वेरी सिंपल। पहले क्या था, पहले जो बच्चे लोग डायरेक्टली सीए फाउंडेशन में आते थे 12th के बाद, तो उनको एक सब्जेक्ट एकदम से नया मिल जाता है, दैट इज नथिंग बट द बिजनेस लॉ। इसकी लैंग्वेज टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये सब्जेक्ट कभी देखा हुआ नहीं होता है ना। तो बेटा वहां सरप्राइज मिलने से अच्छा है अपन क्या करते हैं, अपन यहीं से 11 12 से उसकी पूरी प्रिपरेशन तैयार कर लेंगे। एक बार 11th में देख लिया, 12th में एक बार देख लिया, फिर आगे चल के तुम्हारी जो रियल बैच होगी, फेस टू फेस बैच होगी, वहां पे आपको फिर से करने मिलेगा। अकाउंट्स और लॉ जैसे बताया 11 12 दोनों मिला के आपका एक बार यहाँ पे होगा, और प्लस जो फ्रेश बैच होगी बाद में, तब भी आपका क्या होने वाला है, अकाउंट, मैथ्स और इको वापस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फुल फ्लेज हमारी वैसे स्टडी चलेगी। कुछ लोग हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, तो डरने की फिर भी बात नहीं, हम लोग तो 11th के लेक्चर्स वैसे भी ले ही रहे। ओके, सिर्फ पैकेज वालों को एडिशनली वो लेक्चर मिलेंगे, और विदाउट पैकेज वालों को ये तो लेक्चर डेफिनेटली मिलेंगे। और हम जो 11th के भी कोर लेक्चर करेंगे तो ये ऐसे ही प्रिजम्पशन पे करेंगे कि आप आगे जाके कोई भी फील्ड में जाओ, बैंकिंग में जाओ, एमबीए में जाओ, या कहीं पे भी जाओ, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट लगना चाहिए, आपका बेस यहीं पे एकदम स्ट्रांग हो जाना चाहिए। हम लोग यही कंसिडर करते हुए भी 11th के क्लास करने वाले। ओके, अब बच्चों हम लोगों ने टोटल 11 लेक्चर देखे थे डेमोस के। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मोटी मोटी बातें मुझे आगे तक यूजफुल रहेगी उतनी मैं रिकॉल कराता हूँ, और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। चलो फटाफट रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें सबसे पहले आपने देखी थी कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। चलो बताना कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में होता क्या है। तो आप बोलेंगे सर कैश जब रिसीव होगी या जब पे होगी तब अपन रिकॉर्ड करते, याद है सबको? ओके, फिर उसके बाद हमने बोला था कि ये कौन कौन यूज करता है, तो आपने बोला सर डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये लोग कैश मेथड फॉलो करते हैं यूजुअली। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखी थी एक्रूअल मेथड। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है, हम लोग जनरली अकाउंटिंग जो करेंगे वो एक्रूअल मेथड पे करेंगे। ओके, एक्रूअल को मर्केंटाइल मेथड भी बोला जाता है। आई होप सबको नाम पे रिकॉल हो रहे होंगे। ओके, उसमें हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या सीखा, तो बेटा बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सीखी, हम लोगों ने बेसिक बेसिक मुद्दे सीखे थे कि भाई मर्केंटाइल मेथड में जब आप रेवेन्यू अर्न करोगे, रिसीव की बात नहीं कर रहा हूं, रिसीव का मतलब होता है कैश मिलना, अर्न बोले तो फिक्स हो जाना कि रेवेन्यू मेरा हो चुका है। मैंने आपको गुड्स सेल कर दिया, गुड्स याद होगा, जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, दे आर योर गुड्स। ओके, मैं लैपटॉप का बिजनेस कर रहा हूं तो मैं लैपटॉप जो बेचूंगा, लैपटॉप मेरे लिए गुड्स हो गए। ओके, मैं मेडिकल शॉप वाला हूं, मैं गोलियां दवाइयां बेच रहा हूं, तो वो गोली दवाई मेरे लिए क्या बन रही है बताना, गुड्स बन जाएंगी। ओके, तो बोलना क्या था, अगर मान के चलो अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया, क्रेडिट माने उधारी पे, तो अगर एक्रूअल मेथड फॉलो करोगे तो डेफिनेटली उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। भले ही कैश आपको बाद में मिलेगी, स्टिल आप लोग उसको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड जरूर जरूर करेंगे। ओके, ये थी एक्रूअल मेथड।
और फिर इसके बाद हमने देखा था बच्चों हमारी, अच्छा एक्रूअल मेथड को मैं गवर्न लाइन भी बोलता था आपको, बेटा कैश आएगी जाएगी वेट मत करो, ओके, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वैसे उसको रिकॉर्ड कर देना, ऐसे मैंने समझाया भी था आपको, ओके। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे गए थे हाइब्रिड और मिक्स्ड मेथड में। हाइब्रिड और मिक्स मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा था कि बेटा ये मेथड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा या रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, इनकम रिकॉर्ड होगी कब, जब वो मिलेगी, जब वो रिसीव होगी, ओके। बट एक्सपेंडिचर कब रिकॉर्ड होगा, जब आपका पेमेंट होगा तब नहीं, जब आप इनकर करोगे, मतलब जब आपका एक्सपेंडिचर हो गया बुक तब जाके उसको रिकॉर्ड करोगे। एंड दिस मेथड इज व्हाट प्रोहिबिटेड। मैंने रीजन भी बताया था, ये मेथड से प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम कम होता, तो इससे बेचारे गवर्नमेंट को दिक्कत होती, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई नहीं चलेगी ये मेथड, ओके। ये हमने सारा देखा था। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट के जो 2 लेक्चर थे 10th और 11, ये 2 लेक्चर वेर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितनों ने देखा मेरे को नहीं पता, बट आई विल सजेस्ट, नहीं देखा होगा तो आप एक बार देख लेना, ओके। 10th और 11th में हमने कुछ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज देखी थी, अगर आपको याद हो तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज हमने सीखी थी। तो वो टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग में हमने देखा था कि भाई जो वर्ड्स हमको बार बार यूज होंगे आगे चल के, तो उन सब का हमने काला चिट्ठा बनाया था, हम लोग देखने भी लग गए थे। उसमें सबसे पहली बात हमने देखी थी बच्चों ट्रांजैक्शन के बारे में, ओके। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन देखा, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज बिटवीन 2 पार्टीज, जब 2 पार्टी के बीच में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन। अगर वो मनी के वर्थ में हो तो, मनी या मनीज वर्थ के लिए एक्सचेंज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के होते 2 पार्ट, हाँ चलो बोलो 2 पार्ट कौन से, एक होते मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, दूसरे होते नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी किसको बोलेंगे, विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी में मेजर किया जा सकता, उसको बोलने का मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। उसके भी हमने किए थे 2 पार्ट, याद करो, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, जहां पे मनी इज पेड इमीडिएटली, ओके, तब का तब आप पैसा दे देते हो, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सा होगा बच्चों, आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे, है ना, जैसे आज गुड्स मैंने सेल किया और उसका पेमेंट फ्यूचर में होगा, वो बन जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को अपनी गवर्नमेंट लैंग्वेज में नकदी व्यवहार बोलते हैं, नकद में, ओके, और क्रेडिट बोले तो उधारी में, सिंपली। नॉन मॉनिटरी में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे होता है आपका, नॉन मॉनिटरी में होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर में क्या होता है, मैं आपको कुछ दो, आप मुझे कुछ दोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज योर बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ये सब हमने बातें देख के रखी थी। फिर इसके बाद हम लोग और आगे चले गए थे, हम लोगों ने कैपिटल का डेफिनेशन देखा था, याद है तुमको कैपिटल का डेफिनेशन, द अमाउंट इन्वेस्टेड या टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट। अच्छा, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, द ओनर ऑफ द बिजनेस। द टोटल अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज द कैपिटल, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने वहां पे एक लाइन बोली थी, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज ऑल्सो कैपिटल। तो मैंने आपको बैलेंस शीट से प्रूफ करके बताया था उस लाइन का मतलब क्या है। तो बेटा ये सब चीजें मैंने 10th और 11th लेक्चर, ये 2 लेक्चर में मैंने ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई थी। अभी बस मैं क्या कर रहा हूं, इनको रिकॉल कर रहा हूं जो मुझे आगे तक लगेगा, ओके। तो ऐसे हमने कैपिटल का मीनिंग देखा था। और फिर हमने एक और चीज देखी थी बच्चों, दैट वाज ऑफ ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग का मतलब मैंने आपको बताया था, आप पेंटिंग करोगे, क्या उसको ड्रॉविंग बोला जाता है क्या, जवाब है नहीं। ड्रॉविंग्स का मतलब होगा, अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसे निकाले फॉर पर्सनल पर्पस, एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, उसके पर्सनल यूज के लिए, जैसे उसको ज्वेलरी खरीदनी है उसके लिए बिजनेस से पैसा निकाला, या बाइक परचेस करनी है उसके लिए बिजनेस से पैसा निकाला, जो कुछ भी करना है, बेटी की शादी करनी, बेटे की शादी करनी, खुद के हेल्थ इंश्योरेंस निकालना, खुद का लाइफ इंश्योरेंस निकालना, अरे बेटा कुछ भी बोलो, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकाले तो बेटा वो बंदा क्या कर रहा है, ड्रॉविंग कर रहा है, ओके। ड्राइविंग नहीं बेटा, क्या रहेगा बताना, ड्रॉविंग्स कर रहा है। आई होप सबको याद होगा।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट अप टू द पार्ट। हमने 11 लेक्चर जो देखे उसमें मोटा मोटा यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। ओके, टर्मिनोलॉजीज हमारी यहाँ तक आ गई थी। अब हम इसके बाद और भी कुछ बेहतरीन से टर्म समझेंगे जो हमको अकाउंट्स में रिकरिंगली आएंगे। एक बार टर्मिनोलॉजी से आपके दिमाग में चले गई तो फिर फ्यूचर में आपको बड़ी आसानी होने लग जाएगी। ओके, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट कुछ टर्म देखते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे टर्म देख रहे हैं, उसमें आज पहला टर्म हम लोग देखेंगे, दैट इज एंट्री। ओके, दैट इज व्हाट, एंट्री। तो बेटा मैं एंट्री बोलूं तो आपको लगेगा कहीं तो भी एंट्री मारना। ओके, जैसे आजाद ग्राउंड है उसमें एंट्री मार रहे, घर है घर में एंट्री मार रहे। अरे बेटा ये एंट्री की बात चल रही है क्या? जवाब है नहीं। अब सुन के लेना मेरी बात। एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन in proper form. Okay, recording the business transaction in proper form, इसको बोला जाएगा एंट्री। ओके, अब आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आप पूरे ब्लैंक हो गए होगे। आई होप सबको याद है मैं रिकॉर्डिंग का मतलब बोलता था। तो मैं रिकॉर्डिंग का मतलब क्या बोलता था बच्चों? लिख के रखना। बट मैं आपको पहले से बोलता हूँ बेटा लिखने का मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, वो जो सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग है ना उसको बोला जाता है एंट्री। ओके, प्रॉपर फॉर्म में रिकॉर्डिंग करना, प्रॉपर फॉर्म में लिख के रखना, इसको बोला जाता है एंट्री। ओके, अब मैं तब से भी सस्पेंस रखता आया हूं, मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं कि बच्चों तुम जैसे जैसे बड़े होंगे अकाउंट्स में वैसे वैसे मैं आपको हर चीज पिक्चराइज करने लगूंगा, हर चीज क्लैरिफाई करने लगूंगा। अब आप थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हो तो मैं आपको बताता हूं कि ये एंट्री क्या है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता कैसे है, ये मैं अब आपको समझा रहा हूं। तो देखो फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ समझाते नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं कि एंट्री किसको बोलते हैं। वो हमको पूरे काम करने हैं कब? जब सेकेंड चैप्टर शुरू होगा तब हमको मांडी डाल के बैठना है और एंट्री ही एंट्री मारनी है, रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग करनी है। बट पहले मैं आपको बस विजुअलाइज कराता हूं कि एंट्री दिखती कैसे। अब बहुत हो गया सस्पेंस, अब मुझे सस्पेंस से पर्दा उठाना है। सुनो, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म, अच्छे से लिखना किसको? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, बिजनेस में जो डीलिंग हो रही है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, प्रॉपरली लिख के रखना, इसको क्या बोलेंगे? एंट्री बोलेंगे। मैं पहले बोलता था बेटा लिखना कैसे रहता आगे समझेगा, मैं अभी समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बताऊंगा कि देखो ऐसे लिखते हैं, समझाऊंगा सेकंड चैप्टर में। ओके, देखो बेटा नॉर्मली एंट्री मारी जाती है एक बुक में। ओके, एंट्री कहां मारी जाती है? एक बुक में मारी जाती है जिसमें ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं और वो बुक का नाम क्या है? जर्नल बुक। आपको कुछ नहीं मालूम, आप सिर्फ ये टर्म सुन के ले लो। ये सब हमको सेकंड नंबर के चैप्टर में, थर्ड नंबर के चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये जो बोलते ना अपन रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमैटिक वे, अरे क्या होता है वो सिस्टमैटिक वे, हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ओके, तो बेटा ये हो गया ये फॉर्मेट, ऐसे कुछ कॉलम बनाए जाते हैं, उसमें एंट्री मारी जाती है, उसमें सिस्टमैटिकली लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है देख के लेना। ये कॉलम है डेट का, ये है पर्टिकुलर्स का, जो मैं सब बाद में समझाऊंगा। ये है एलएफ, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। आपको मैं बहुत बार बोला हूं ना, रिकॉर्डिंग आगे समझेगा, सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन कैसे करते या सिस्टमैटिकली लिखते कैसा, ये सब आगे समझेगा। मैं बोलता था ना, मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूं कि लिखते कैसे, समझाऊंगा सेकंड चैप्टर में जब उसका एक्चुअल में चैप्टर शुरू होगा। ओके, तो देखो ये ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, ये आपको भी करना पड़ेगा आगे, इसके प्रॉब्लम्स होंगे आपको आगे। और यहां पे लिखी जाती है डेट, यहां पे सपोज लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹10,000 10,000। ओके, ये हो गया मेरा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। यहां पे लिखते बीइंग
कैश विड्रॉन, बीइंग कैश विड्रॉन, दैट्स इट। आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने, तो मैं बोलूंगा बच्चों मैंने एंट्री मारी है। आप क्या सीख रहे हो, एंट्री सीख रहे हो ना, एंट्री कैसे मारते सीख रहे हो ना, तो सिर्फ अभी देख के रखना, ऐसे मारी जाती है एंट्री। अभी तो कुछ नहीं समझेगा, बट आगे आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा मजेदार है, बट बड़ा थोड़ा आगे है। अभी सिर्फ अपन टर्मिनोलॉजी समझ रहे। तो एंट्री का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब मैं इसके पहले बहुत बार बोल चुका हूं, बुक कीपिंग की डेफिनेशन समझाते वक्त जब हमने बुक कीपिंग की डेफिनेशन समझी तब मैं बहुत बार आपको बताया रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमैटिक वे इज अ बुक कीपिंग, ओके। तो तब मैं आपको बोलता था बेटा रिकॉर्डिंग कैसे करते समझ में आएगा, तो सिर्फ देख के लो ऐसे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। अब ये क्या है कुछ नहीं समझेगा, बट ये याद रखना इसको बोला जाता है एंट्री, ऐसे मारी जाती है एंट्री, ओके। तो हमेशा याद रखना दिस इज योर एंट्री, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म। अब ये काय की एंट्री है वो बता देता हूं। जब आप बैंक में से पैसा निकालते हो, विड्रॉ करते हो बैंक में से पैसा, ये उसकी एंट्री है, ओके। ये उसकी एंट्री है, उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। देखो बैंक में से पैसा निकालना मेरा ट्रांजैक्शन है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ, आपके जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है वो तो सर सारे तुम्हारे ट्रांजैक्शन हो गए। तो हमने ये सीखा था जो भी आप डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हो उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, जिसको आप लोग बुक कीपिंग बोलते हो, सही है। तो वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करना इसी को बोलते एंट्री, लेकिन वो सिस्टमैटिक फॉर्म में, या मैं बोलूंगा वो प्रॉपर फॉर्म में लिखा जाता है, दिस इज दैट प्रॉपर फॉर्म, ओके। और इसी को बोलते एंट्री मारना, इसको क्या बोलते हैं, एंट्री मारना। इज दैट क्लियर। और बच्चों हमेशा याद रखना ये जो एंट्री है, देखो एंट्री कितनी है, इतनी एंट्री होती है। ये जो है ना दिस इज एंट्री, ये हो गई तुम्हारी एंट्री। तो आप बोलेंगे सर फिर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ ब्रैकेट के अंदर, बीइंग कैश विड्रॉन, तो बेटा इसको बोला जाता है नरेशन। इसको क्या बोलते बताना, नरेशन। तो आप बोलेंगे सर नरेशन क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा देखो ये जो एंट्री में बोल रहा हूं, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये डीआर क्या है, डेबिट बोलते हैं इसको, ओके। कैश अकाउंट डीआर 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, ये हो गई एंट्री। ये हो गया रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म, जिसको हम लोग एंट्री बोलते हैं। बट ये जो होता है ना बच्चों एंट्री के नीचे, इसको बोलते हैं नरेशन। ये नरेशन क्या होता है कि ये एंट्री किस ट्रांजैक्शन की है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये एंट्री किस चीज की है, बिजनेस से पैसा निकालना, उसकी ये एंट्री मारी गई है। उसको जब अपन लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो ऐसे लिखेंगे, ओके। तो ये हो जाती है एंट्री, और ये जो भी आपने यहां पे लिखा है इसको बोलेंगे नरेशन। तो ये क्या होता है बताना, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री। मतलब ये जो एंट्री मारी है ना, ये किस चीज की एंट्री मारी, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है उसको बोलते हैं नरेशन, ओके। जैसे ये एंट्री थी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की, तो हमने देखो शॉर्ट में लिख दिया बीइंग कैश विड्रॉन, तो मतलब वो एंट्री किस चीज की है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना, इसको बोलते हैं नरेशन, ओके। तो बेटा मैंने आपको पहले बोला ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, मुझे सिर्फ आपको बताना था इतनी बात। आप लोग बहुत दिन से मन में सोच रहे होंगे ना कि यार ये सब कितनी बार बोल रहे हैं कि भाई रिकॉर्डिंग का मतलब सिर्फ लिख के रखना नहीं होता, उसको सिस्टमैटिक वे से लिखते हैं। तो ये है वो सिस्टमैटिक वे जिसमें लिखा जाता है। बट ये ऐसा क्यों आया वैसा क्यों आया सब समझेगा आगे, अभी सिर्फ ध्यान रखो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग। ऐसे हम लोग रिकॉर्ड करने वाले, बस इतना समझ के लो। और जो ये सिस्टमैटिक मैनर में आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसको बोलते हैं एंट्री, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर एंट्री। और ये एंट्री किस चीज की है इसका यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है
इसका यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और इसी को, इस एक्सप्लेनेशन को ही क्या बोला जाएगा, नरेशन बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने आज दो टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर करा दिया। कौन सी? एक तो एंट्री और दूसरा क्या बताना है, नरेशन। एंट्री का मतलब क्या होगा बताना? एंट्री का मतलब होगा साहब जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना आप लोग, इन अ प्रॉपर फॉर्म, एक अच्छे फॉर्म में आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन, लिख रहे हो ट्रांजैक्शन को, उसको बोलते हैं एंट्री। और दिस इज योर प्रॉपर फॉर्म ऑफ राइटिंग द ट्रांजैक्शन, ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्डिंग ऐसे होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री। और ये एंट्री है किस चीज की, उसका जो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, योर नरेशन। आई होप सबको ये दो टर्म्स प्रॉपरली समझ में आए होंगे। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जाके आज हम लोग अब देखने वाले हैं सेकेंड टर्म, दैट इज डेटर्स। ओके, डेटर्स, डेबटर्स नहीं बोलने का, डेटर्स, बी साइलेंट है। ओके, डेटर्स। अब सबसे पहली बात, ये जो डेटर्स है ना भाई, ये डेटर्स एग्जैक्टली होते क्या है? पहले तो गावरान लैंग्वेज। गावरान लैंग्वेज क्या? जिनसे आना बाकी है, जिनसे आना बाकी है। क्या आना बाकी है? अरे बेटा पैसे, बिजनेस में क्या रहता है, पैसे रहते। ओके, तो जिनसे पैसे आना बाकी, उसको क्या बोलने का, डेटर। ये अपनी गावरान लैंग्वेज में। ओके, क्या? जिनसे आना बाकी, उनको क्या बोलेंगे, डेटर्स। ओके, इंग्लिश में थोड़ा सा बोलू तो पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। ऐसा बंदा जिससे पैसे आने बाकी है ना, द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, उसको क्या बोलने का, डेटर्स बोलने का। ये ब्रैकेट में इसके लिए डाला क्योंकि ये भी गावरान लैंग्वेज हुई है, इंग्लिश लेकिन गावरान ही है। ओके, सिंपली मैंने आपको बताया डेटर्स का मीनिंग क्या होता। क्लियर हो गया? पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, ये क्या बन जाएगा, डेटर। ओके, और जिनसे आना बाकी उनको बोलेंगे डेटर। पहले समझ के लेते, फिर बुकिश लैंग्वेज वहां पे छाप के फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सुन के लेना मेरी बात। बेटा आपको याद होगा मैं आपके पास आया था कैडबरी लेने, आपकी एक ग्रोसरी शॉप है, याद आ रहा है सबको? पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो याद जरूर आ रहा होगा। आप लोगों की एक ग्रोसरी शॉप है, मैं आया था वहां पे कैडबरी लेने। ओके, लेकिन आपको याद, मतलब वैलेट नहीं थे मेरे पास में और ना ही मेरे पास में सेल फोन था, दोनों भी चीजें नहीं थी। तो मैं आपको पैसे नहीं दे पाया, लेकिन क्योंकि तुम मेरे क्लास के स्टूडेंट हो तो मैंने तुमको बोला कि यार तुम तो ढका लो थोड़ा सा, मेरे पास में भी फिलहाल पैसे नहीं है, मैं आपको कल परसों दे दूंगा। तो आपने बोला सर लेके जाओ ये सिल्क को, मैं लेके चला गया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे सेल किया, आपने मुझे सिल्क बेची, क्लियर है सबको? लेकिन क्या मैंने आपको पैसे दिए? जवाब है नहीं दिए। हाँ, देने वाला हो क्या? डेफिनेटली देने वाला हो। हाँ, कब? एक दो दिन के बाद। तो आपको पता है तुम्हारा मैं कौन हुआ? तुम्हारा मैं डेटर हो। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ? डेटर हो। डेफिनेटली टीचर हो तुम्हारा, बट उसके पहले अगर वो ट्रांजैक्शन होता है जब मैंने आपके पास से कैडबरी लेके गया हो, ओके, तो मैं तुम्हारे लिए क्या बन गया? डेटर। बात समझ में आ गई? तो तुम लोगों को मुझसे पैसे आने बाकी है। ओके, या आई एम द पर्सन फ्रॉम होम यू पीपल हैव टू रिसीव द मनी। आपको मुझसे पैसे वसूली करने ना भाई, तो तुम्हारे लिए मैं कौन बना? डेटर बना। बात समझ में आ गई? तो जिससे पैसे आने बाकी उसको क्या बोलने का? डेटर। क्लियर हो गई बात? अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल, ए नाम का बंदा है, इसने गुड्स सेल करे। अरे किसको सेल करे? क्रेडिट पे सेल करे, डी को। और बेटा क्रेडिट का मतलब मैं बार बार बोल चुका हूं, उधारी। ओके, अब ये ध्यान में रहने दो।
ए ने बेचा, क्रेडिट पे सेल किया, किसको सेल किया? बी को सेल किया। कैसे सेल किया? उधारी पे सेल किया। मेरा सवाल अब ए के लिए, फॉर ए बी इज डेटर, बात समझ के लो भाई, फॉर ए बी इज डेटर, क्योंकि ए को बी से पैसे आने बाकी है, तो इसके लिए ए के लिए बी कौन बनेगा? बी बनेगा डेटर। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो जिनसे पैसा आना बाकी उनको क्या बोलने का? डेटर बोलने का। ओके, लेकिन ये हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हुआ है भाई। ओके, जिनसे आना बाकी, प्योर गावरान लैंग्वेज। अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, इंग्लिश में गावरान हुआ। ये तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हुआ। अब हम लोग बुकिश लैंग्वेज समझेंगे, बुकिश डेफिनेशन देखेंगे और उसका मीनिंग भी इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहां पे लिख देना, अ पर्सन हु हैज टू पे to the business, who has to pay to the business, okay, for getting goods or services, for getting goods or services, okay, this is your bookish language, या मैं बोलूंगा bookish definition। और आप लिख सकते हो the person who owes business, okay, this is your pure definition which is given in the books। ये बुक के अंदर आपको डेटर की ऐसे डेफिनेशन दिखेगी। आप बोलेंगे सर एकदम जबरदस्त है ना यार, वो जिनसे आना बाकी उसको क्या बोलने का? डेटर बोलने का। द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल इज कॉल्ड एज व्हाट? यार डेटर, है ना। ये अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखो, क्या? जिससे आना बाकी तो उसको क्या बोलने का? डेटर बोलने का। ओके, तुमने तुम्हारे दोस्त को अगर कुछ दिया, लेट से पैसे दे दिए, ओके, उससे पैसे आने बाकी है, तो उसको डेटर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मैं अभी जरा सा आपको समझा दूंगा। ओके, तो प्लीज ध्यान से सुनना। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज, अ पर्सन हु हैज टू पे to the business for getting goods or services is called as debtor। बहुत क्लियर है भाई। कोई पर्सन है, लेट से बी, who has to pay, अब इसको पे करना है, किसको पे करना है? बिजनेस को पे करना है। ये बात ध्यान में रखना बच्चों। क्यों बिजनेस का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है? तो मैंने देखो इसके पहले भी आपको एक बात समझाया हो, हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते तो अकाउंटिंग हम बिजनेस की करते हैं, ना कि बिजनेसमैन की। मतलब क्या हुआ? मतलब भले ही ए का एक बिजनेस है, ओके, ए का क्या है बताना? एक बिजनेस है, तो आप ए के एंगल से बिजनेस करोगे या बिजनेस के एंगल से अकाउंटिंग करोगे? तो बोलने का मतलब है आप हमेशा जो अकाउंटिंग करोगे ना, ये आप लोग बिजनेस के एंगल से करने वाले हो। ओके, जैसे मैंने शायद आपको प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पढ़ाए थे तो उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया है। अपना उदित है, उदित ने क्या किया? लैपटॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो उदित क्या करता है? उदित अगर लैपटॉप का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हम अगर अकाउंटिंग करेंगे तो हम उदित की अकाउंटिंग करेंगे या उदित के बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे? तो जवाब है उदित के बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। ओके, तो हमेशा याद रखो अकाउंटिंग करते वक्त आपको सोचना किसके एंगल से है? बिजनेस के एंगल से सोचना है। ओके, हम ऐसे गावरान लैंग्वेज में बोल रहे जिनसे पैसे हमको आना बाकी, हमको नहीं, हमारे बिजनेस को आना बाकी, तो उसको क्या बोलेंगे बताना? डेटर बोलेंगे। यही तो फर्क गिरता है ना गावरान लैंग्वेज में और बुकिश लैंग्वेज में। देखो बुकिश को बुरा मत समझना, बहुत लोग ऐसे होते हैं बुकिश है बुकिश है। अरे बुकिश क्या? बुक में नॉलेज छुपा होता है, उसको इंटरप्रेट करने आना चाहिए। ओके, ऐसे तो कोई भी समझा दे, क्या आना बाकी उसको क्या बोलने का? डेटर बोलने का। बच्चे भी खुश और सब खुश। बट व्हाट इज द रियल कॉन्सेप्ट? ये बुक की लैंग्वेज जो होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसको इंटरप्रेट करना सीखो। देखो
अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, यहां बोला क्या गया है, जिस बंदे ने पे करना बाकी है बिजनेस को। हम कॉमन पैरेलेंस में क्या बोलते हैं, अब जैसे तुम्हारी कैडबरी की शॉप है, या मैं बोलूंगा तुम्हारी ग्रोसरी शॉप है, मैं आया हूं कैडबरी लेने, कैडबरी लिया, पैसे नहीं दिया, तो मैं आपका डेटर हूं या आपके बिजनेस का डेटर हूं? तो जवाब आएगा तुम्हारे बिजनेस का डेटर हूं। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तुम्हारा डेटर नहीं हुआ, तुम्हारे बिजनेस का मैं डेटर होऊंगा। ओके, तो यहां पे वही बोला है ना, अ पर्सन। अब जैसे मैंने कैडबरी आपके पास से लिए, आपके दुकान से लिए, तो अ पर्सन मतलब मैं। ओके, हु हैज टू पे टू द बिजनेस मतलब मुझे पे करना है। अब डेफिनेटली मैं आपके हाथ में पैसा दूंगा, बट आपके बिजनेस के लिए मैंने आपको क्या करने हैं, पैसे देने। अरे बात समझ रही है ना? तो मैं आपको पे करूंगा। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, तुम्हारे बिजनेस को मैं पैसे दे रहा हूं। हाँ, काहे के लिए दे रहा हूं? फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस ने मुझे क्या सेल किया था, या तो गुड्स बेचे थे। गुड्स मतलब समझता है ना, जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ओके, तो जिस चीज में डील करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज गुड्स। तो वो गुड्स क्योंकि तुमने मुझे दिए या फिर तुमने सर्विसेज दी होंगी, तो उसके लिए अगर एक बंदे को दूसरे बंदे को या उसके बिजनेस को पेमेंट करना है, तो उसको क्या बोला जाएगा, डेटर। ओके, जैसे यहां पे एग्जांपल में लाऊं, ए ने क्रेडिट सेल किया है बी को, उधारी पे बेचा है, तो बी इज अ पर्सन। देखो बी क्या है, अ पर्सन। हाँ, हु हैज टू पे, अब इसको पे करना है, किसको, टू द बिजनेस। ए को नहीं, ए के बिजनेस को पे करना है। क्यों पे करना है, फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि इस बिजनेस से उसको क्या हुआ बताना, कुछ गुड्स मिले या फिर सर्विसेज मिली। तो बी कौन बन गया, ए के लिए, ए के लिए बी बनेगा डेटर। बात समझ में आ गई? ए के लिए हम आपके है कौन, अरे बी कौन है ए के लिए, तो आप बोलेंगे सर बी इज व्हाट, डेटर। आई होप अब तो दिमाग में गया ही होगा। ओके, तो ये बुकिश लैंग्वेज आती है, और भाई ये तो अपनी गवर्नर लैंग्वेज, जिससे आना बाकी है ना। हाँ, लेकिन आना किसको बाकी, हमारे बिजनेस को आना बाकी, तो उसको क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। ओके, दूसरा, अब द पर्सन हु ओज बिजनेस, ये बड़े ये आउ नहीं है रे, आउ बोलेंगे ना तो आउ नहीं है, ये क्या बताना, ओज। ओज का मतलब है देना बाकी है। द पर्सन हु ओज बिजनेस, द पर्सन यहां पे कौन, बी, हु ओज बिजनेस, ओज का मतलब होता है देना बाकी है। क्या, देना बाकी है। पेबल जिसको आप इंग्लिश में बोलोगे। ओके, जिसे देना बाकी है। ओज का मतलब द पर्सन हु ओज मतलब जिस बंदे ने बिजनेस को देना बाकी है, क्या, पैसे, तो उस बंदे को बिजनेस का क्या बोला जाएगा, डेटर। इन शॉर्ट बेटा, अपने को आना बाकी, तो उसके हिसाब से देखो तो उसको देना बाकी होगा। अब जैसे अपन दोनों के केस में, तुम लोगों के एंगल से मतलब तुम्हारे बिजनेस के एंगल से सोचूंगा, तो तुम्हारे बिजनेस को मुझसे पैसे आने बाकी, अमाउंट रिसीवेबल है ना। बट मेरे एंगल से देखोगे तो मुझे तो पेबल है ना भाई, मैं ओ कर रहा हूं आपको, मतलब मुझे आपको देना बाकी है। ओ का मतलब क्या, देना बाकी है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, आई विल फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग अब यहां से हम लोग चालू कर रहे हैं। अब प्लीज ध्यान देना आप लोग। देखो बेटा, अगर कोई बंदा गुड्स या सर्विसेज सामने वाले को सेल कर दे और उससे पैसे आने बाकी है, तो वो आपका क्या बनने वाला है, डेटर बनेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल चीज बोल रहा हूं, जो आम जनता को नहीं पता होता। बात समझ में आ रही है? आम जनता मतलब जो अपने नॉर्मल पब्लिक है, वो इतने में खुश हो जाती, अरे डेटर का मतलब क्या, जिससे आना बाकी, उसको क्या बोलते हैं, डेटर। ये नॉर्मल पब्लिक बोलती, या ज्यादा से ज्यादा उनको इतना समझता कि भाई गुड जिसको बेचे उससे पैसे आने बाकी, तो उसको बोलने का डेटर, दैट्स इट।
बट अब मैं और इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं आपको। क्या बोला यहां पे? अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज, फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटर। अब मैं इस बात को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग पूरा फुल फोकस मेरे तरफ देना। बेटा दो एग्जांपल आपके सामने है। ए नाम का बंदा है, इसने बी नाम के बंदे को गुड्स सेल करे। इसने क्या सेल किया? गुड्स। और गुड्स समझता है ना आपको? गुड्स का मतलब है जिसमें आप रिकरिंगली डील करते हैं, मतलब जिस चीज में आप बिजनेस करते हो उसको क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है। ओके, तो ए नाम के बंदे ने गुड्स सेल किए किसको? बी नाम के बंदे को, और ये किया है क्रेडिट पे सेल, उधारी पे सेल। ओके, तो फिर यहां पे बी विल बी डेटर, बी विल बी डेटर फॉर ए। तो ए के लिए बी क्या बन जाएगा? डेटर, क्योंकि बी हैज टू पे टू द ए फॉर द गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो ए के एंगल से बी क्या बन गया? यहां पे डेटर बन गया। क्लियर हो गई बात सबको? लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा घुमाऊं तो जरा सा ध्यान देना। ए नाम का बंदा, बी नाम का बंदा। ओके, अब ए नाम के बंदे ने अपने बिजनेस की मशीन बेच दी। क्या बोल रहा हूं मैं? अपने बिजनेस की मशीन बेची है, मशीन। ओके, और ये मशीन बेची है क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे। ओके, अब बात समझ के लेना। अब आपको नहीं लगता कि इस ए ने बी को मशीन बेची है क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे, मतलब पैसा तो यहां भी ए को आना बाकी है। किससे आना बाकी है? बी से पैसा आना बाकी है। ये बात सही है क्या? बताओ। तो आप बोलेंगे सर हाँ बात तो सही हो रही है, यहां पे भी आपने गुड्स सेल करे क्रेडिट पे तो पैसे आने बाकी है। गुड्स का मतलब क्या? फटाक से बताओ। जिसमें आप बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पे क्या ले रहा हूं? अगर ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे को मशीन बेचता है। ओके, गुड्स नहीं बेच रहा, मशीन। बिजनेस की एक प्रॉपर्टी थी उसके पास में, मशीन। भाई मशीन कोई भी बिजनेस के लिए तो प्रॉपर्टी रहेगी ना, तो वो प्रॉपर्टी उसने बेचा, बट क्या नहीं बेचा? गुड्स नहीं बेचा। जैसे आप ग्रोसरी शॉप वाले हो, मान के चलो, अब आपको ग्रोसरी शॉप वाला ही बनाऊंगा मैं, तो आप ग्रोसरी शॉप वाले हो, तो आपके लिए गुड्स क्या हो गए? वही ग्रोसरी के जो आइटम्स है वो तुम्हारे लिए गुड्स बन गए। सही है ना? क्योंकि तुम उसको बेचने का बिजनेस कर रहे हो। तो तुमने अगर मुझे कोई ग्रोसरी आइटम बेचा तो वो तुमने गुड्स मुझे बेचा। ओके, और वो तुम अगर उधारी पे बेच रहे हो, क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो मैं आपके लिए डेटर बनूंगा, आपके बिजनेस के लिए मैं डेटर बनूंगा। ओके, बट आपने आपके बिजनेस का तराजू उठा लिया, वेइंग मशीन जो होती है वो उठा ली, तराजू जिसको बोलते हैं, काटा। ओके, तराजू उठाया, या लेट्स से फ्रीजर है आपके पास में, डीप फ्रीजर, जिसमें आप लोग क्या करते हो? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हो। तो डीप फ्रीजर आपने मुझे उठा के बेचा। अब एक बात बताना, आपका काम क्या? आपका काम ग्रोसरी आइटम सेल करने का है, ग्रोसरी आइटम बेचने का है, बट आपने मुझे इस बार क्या बेचा? आपके बिजनेस की एक मशीन बेची, या मैं बोलूंगा फ्रीजर आपने बिजनेस का उठा के मुझे बेचा, इस बार क्रेडिट पे बेचा। ओके, तो ये दो एग्जांपल मैं वैसे फ्रेम कर रहा हूं। एक बार गुड्स बेच रहा है, मतलब जैसे आप ग्रोसरी शॉप वाले हो तो ग्रोसरी के आइटम बेच रहे हो तो गुड्स बेच रहे हो। ओके, और दूसरे इसमें आप वो फ्रीजर बेच रहे हो जो आपका काम नहीं है। आपका काम ग्रोसरी आइटम का है, बट आपको वो बेचना है ताकि आप नया ले सको, तो आपने वो पुराना फ्रीजर मुझे बेचा और उधारी पे बेचा। ओके, अब सवाल है, उधारी पे बेचा, आपने मुझे कैडबरी भी उधारी बेची और आपने वो फ्रीजर भी उधारी पे बेचा, तो सवाल है
मैं आपका डेटर किस आइटम के लिए होऊंगा, तो याद रखना जो तुम मुझे गुड्स बेचोगे उधार पे, क्रेडिट पे, जिसका पैसा मैं तुमको दूंगा, वो गुड्स के आइटम के क्रेडिट सेल को ही या उसके लिए ही मैं आपका डेटर बनूंगा। तो डेटर कब बनते हैं? जब आप गुड्स सेल करते हो क्रेडिट पे, ओके। लेकिन अगर आप गुड्स सेल नहीं कर रहे, कोई बिजनेस की मशीन दे रहे हो और वो मशीन का आपको पैसा आना बाकी है, तो यहां पे बी विल नॉट बी डेटर, बी विल नॉट बी डेटर, बी को यहां पे डेटर नहीं बोला जाएगा। बात समझ के लिए ना, ये मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं। अब ये ऐसी चीजें सबको नहीं पता होती, सब ऐसे रहते भाई, जैसा पैसा आना बाकी वो क्या बन जाता डेटर, दैट्स इट। बट ध्यान रखो कौन सा पैसा आना बाकी तो डेटर बनता। देखो, फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज, मतलब मैं आपसे अगर गुड्स लू, मतलब मैं आपसे कैडबरी ला रहा हूं जो आपके ग्रोसरी आइटम का पार्ट है, तो वो तुम्हारा गुड्स है, वो मैं क्रेडिट पे लाता तो मैं आपके लिए डेटर बना, आपके बिजनेस के लिए डेटर बना। बट आपकी जो मशीन है वो आपने मुझे दी तो मैं आपका डेटर नहीं बनूंगा। हाँ, वो बात अलग है कि मुझसे आपको पैसे रिसीवेबल दिखेंगे, बट यहां मुझे डेटर नहीं बोला जाता। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ योर डेटर्स। बट फिर भी देखो, मैं क्योंकि प्रिपेयर कराना चाहता हूं आपको एक सीए के लिए, ओके। अब जैसे आप प्रोफेशन में भी आगे जाओगे तो आपको उसके लिए मुझे प्रिपेयर कराना है। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट मोर योर हियर। हम लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे भाई। गवर्नमेंट लैंग्वेज में आपको जरूरत ही नहीं है इतना समझने की, क्योंकि ये डेफिनेशन जो होती है ना बच्चों, ये डेफिनेशन का एक एक वर्ड जो होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। तो बताओ मुझे, अब कंक्लूड करता हूं मेरे पूरे डिस्कशन को। गवर्नमेंट लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? जिनसे आना बाकी क्या पैसे, उसको बोलने का डेटर। ये समझने के लिए याद रखो। या जिनको भाई हिंदी से एलर्जी होती उनके लिए क्या? पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। ये गवर्नमेंट लैंग्वेज ही है बट इंग्लिश में है क्या? पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज बिजनेस, सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज योर डेटर। अब ये वाली डेफिनेशन क्या बोलती है? अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस। देखो, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, ओके, फॉर किसके लिए? फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज, जो उसने गुड्स या सर्विस लिए उसके लिए। और गुड्स क्या होते हैं? जिसमें हम लोग डीलिंग करते हैं। तो कोई अगर खुद की मशीन बेचे, प्रॉपर्टी बेचे क्रेडिट पे, तो क्या मैं आपका डेटर बनूंगा क्या? नहीं, तब डेटर मुझे नहीं बोला जाता। दिमाग पे तान मत लेना, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट क्योंकि कॉन्सेप्चुअली जाना है हमको, तो इसके लिए मैंने बताना जरूरी समझा। आई होप सबको समझ में आया होगा, ओके। और बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, आपको कभी कोई डाउट निकल के आए, क्योंकि सब्जेक्ट आपको भी पता है इट इज इन टोटलिटी न्यू सब्जेक्ट, तो जहां पे आपको डाउट्स निकल के आएंगे ना, दे आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। एज एंड व्हेन यू सी द लेक्चर, कोई डाउट जनरेट हुआ, वो तब का तब नोट कर लिया करो, और नोट करके फटक से मुझे सेंड कर दो। आई विल गिव यू इंस्टेंट रिप्लाई। क्वेरीज आने दो, मुझसे शर्माओ मत। आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, तो आप बिंदास कभी भी क्या कर सकते हो, आप मेरे को क्वेरीज पूछ सकते हो। ऐसे मत समझो यार भाई टीचर है अपना, ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके एल्डर ब्रदर जैसा हो, तो आप बिंदास जब चाहे तब मेरे को क्वेरी पूछो। बट ये क्वेरीज पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन इज वेरी सिंपल भाई, सब्जेक्ट इन टोटलिटी न्यू है, और दूसरा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, आप मेरे सामने नहीं हो, तो आई डोंट नो व्हाट आर योर एक्सप्रेशन, हाउ मच इज योर अंडरस्टैंडिंग, ये मुझे उतना नहीं समझेगा। बट अगर आप आपके डाउट्स देते जाओगे तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व इट, ओके। तो ध्यान रखना ये बात को। तो भाई ये हो गया हमारे डेटर्स के बारे में पूरा काम तमाम, ओके। तो मैंने आपको ये भी बताया, अगर गुड्स सेल करते हो, मतलब जिसमें हम लोग डील करते हैं वो क्रेडिट पे सेल किया, उसका पैसा आना बाकी तो डेटर। हाँ, बट ऐसे कोई मशीन ही बेच दी या तुमने मुझे कुछ पैसे दे दिए कुछ दिन के लिए, मैं बोल रहा अरे भाई या बहन मेरे को कुछ पैसे दे देना, पैसे नहीं है मेरे पास में, आपने कुछ पैसे मुझे दिए,
तो ये बात तो तय है ना कि अब आपको मुझसे पैसे आने बाकी है, बट क्या फिर मैं अब आपका डेटर बन रहा? क्या डेटर नहीं बन रहा, क्योंकि आपने मुझे गुड्स और सर्विसेज नहीं भेजी, आपने तो जस्ट मुझे ऐसे ही पैसे दे दिए। हाँ, लेकिन आप कोई मुझे गुड्स देते हो या मुझे सर्विसेज दोगे जिसके लिए मुझसे आपको पैसे आने बाकी होंगे, तो फिर मैं आपके बिजनेस के लिए क्या बनूंगा? डेटर बनूंगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब बच्चों, उसका ही अपोजिट एक और हम लोग टर्म अभी देखेंगे, दैट इज नथिंग बट द क्रेडिटर। ओके, क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर होता क्या है? गावरान लैंग्वेज में बोलो तो जिसको देना बाकी होता है। ओके, डेटर का मतलब क्या देखा? जिससे आना बाकी है, पैसे आना बाकी, तो वो डेटर। जिसको देना बाकी वो क्रेडिटर। ओके, तो पर्सन टू होम मनी इज पेबल, द पर्सन टू होम मनी इज पेबल, पर्सन टू होम मनी इज व्हाट? पेबल, तो उसको भी क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। वहां पे क्या था? द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, जिससे पैसा आना बाकी उस बंदे को डेटर बोलने का, और जिस बंदे को अपने को पैसे देना बाकी तो वो अपना क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा? डेटर और क्रेडिटर। अब ये हुई अपनी गावरान लैंग्वेज। अब बुकिश लैंग्वेज भी समझते हैं, वो एग्जैक्टली अपोजिट है पहले वाले के, डेटर के एग्जैक्ट अपोजिट। अब मैंने क्योंकि डेटर पूरा डिटेल में समझा है, तो इसका बस एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके, चल देखते हैं क्रेडिटर। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ person to whom business has to pay, a person to whom business has to pay for getting goods or services, for getting what? Goods or services। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन है? ये तो वैसी डेफिनेशन है, सिर्फ वहां पे क्या था? अ पर्सन फ्रॉम होम या फिर अ पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू पे, यहां पे लिखा हुआ है कि भाई ऐसा बंदा टू होम बिजनेस हैज टू पे, मतलब जिसे बिजनेस ने पैसे देने बाकी, तो वो बनेगा क्रेडिटर। और डेटर के लिए क्या देखा था? द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस। ओके, तो जब बिजनेस को पैसा लेना बाकी तो वो डेटर, जब बिजनेस ने किसी को पैसा देना बाकी तो वो क्रेडिटर। ओके, अ पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू पे, ऐसा बंदा जिसको बिजनेस ने पैसा देना है फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज, मतलब बिजनेस को जिससे गुड्स एंड सर्विसेज मिले तो वो उस बिजनेस के लिए क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा। ओके, और यहां पे दूसरा पॉइंट आएगा, बिजनेस ओज टू पर्सन। ओके, मतलब ओज का मतलब मैंने आपको बोल दिया, देना बाकी है। ओके, देना बाकी, तो मतलब बिजनेस को जिसको देना बाकी तो वो बंदा बनेगा क्रेडिटर। ओके, सिंपल से दो एग्जांपल लेता हूं। ए नाम का बंदा, इसने क्रेडिट पे सेल किया। क्या सेल किया? गुड्स सेल किया। ओके, तो अब तुमको नहीं लग रहा कि इसने उधारी पे बेचा, तो इसने उधारी पे लिया, तो दिस पर्सन हैज टू पे टू द बिजनेस। ओके, बिजनेस को इसको पे करना है, तो हमेशा याद रखो। ओके, तो इसका भी कोई बिजनेस अगर होगा, इसका भी अगर कोई बिजनेस होगा, तो इस बिजनेस को किसी पर्सन को पे करना बाकी है, तो इसके हिसाब से बोलूंगा, बी के हिसाब से, फॉर बी ए इज क्रेडिटर। अगर आपको समझ रहा होगा तो
बी के लिए ए कौन बना, क्रेडिटर, क्योंकि बी ने पैसे देने बाकी है ए को। ओके, तो बी के लिए ए कौन बन रहा है, क्रेडिटर। और अगर ए की बात करो, फॉर ए बी इज डेटर, ये बात समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ए को बी से पैसे आने बाकी है, तो ए के लिए बी कौन, डेटर, और बी के लिए ए कौन, क्रेडिटर। दैट्स इट। ओके, और इसमें भी वही बात, फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब इस बंदे को किसी और को, इस बिजनेस को किसी और को पेमेंट करना है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो ही वो क्रेडिटर बनेगा। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा किसी को पेमेंट करना है तो फिर वो क्रेडिटर नहीं बनता, वहां सिर्फ अमाउंट पेबल बोल के नजर आने लगेगी। ओके, और वो मैंने एग्जांपल के हिसाब से तो पहले आपको बताया, तो आई होप आपको समझ में ये सब चीजें आई होंगी। ओके, तो आज मेन हमने दो मुख्य बातें देखी, एक तो डेटर, एक क्रेडिटर। अब गावरान लैंग्वेज में याद रखना, द पर्सन फ्रॉम होम मनी रिसीवेबल, जिस बंदे से हमें पैसा आना बाकी, हमको बोले तो हमारे बिजनेस को पैसे आने बाकी है, तो उस बंदे को क्या बोलेंगे, डेटर। और जिस बंदे को हमारे बिजनेस को पेमेंट करना बाकी है, तो वो बंदा हमारे लिए क्या बनेगा, क्रेडिटर। दैट्स इट। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब हम कल और कुछ मजेदार से चीजें देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।